मेरा शौहर मेरे लिए बहुत ही नायाब था। फौज में होने की वजह से उन्हें सिर्फ 15 दिन की छुट्टी मिलती। मुझसे कहने लगे कि आओ हम कैलाश और चित्राल वगैरह घूम फिर आते हैं। घूमेंगे फिरेंगे तो दिमाग तरोताज़ा हो जाएगा। वैसे भी मेरी सोहबत तुम्हें फिर मुयस्सर नहीं होगी। मैं अपने शौहर की ये बातें सुनकर परेशान हो जाती थी। 15 दिन बाद उनकी छुट्टी खत्म हो जानी थी, इसीलिए हम लोग शाम को ही घर से निकल पड़े थे। पर हमें ये नहीं पता था कि वादी कैलाश जैसी खूबसूरत जगह में हमें क्या क्या देखने को मिलेगा और वो वाक़यात जो हमें सारी ज़िंदगी भूल नहीं पाएंगे। खैर मुख्तसर ये कि मैं अपनी कहानी शुरू करूँगी। ये शाम का वक्त था जब हम लोग वादी कैलाश में पहुंच चुके थे। वादी में काफ़ी सारी जगह ऐसी थीं जो कि सयाहों के लिए बनाई गई थीं और यहाँ पर होटल वगैरह भी रहने के लिए मिल जाते थे। इस सब में कोई मसला नहीं होता, लेकिन यहाँ पर बदकिस्मती ये हुई कि हम लोग तकरीबन रात के 2 बजे वहाँ पहुँचे थे। अब रात इतनी हो गई थी, कोई भी होटल खुला हुआ नहीं था। जो होटल खुले थे उनमें जगह नहीं थी। मैं और मेरा शौहर गाड़ी में ही सोने की तैयारी कर रहे थे कि हमें दूर से एक आदमी आता दिखाई दिया। उसने चका सा पहन रखा था। हमारे करीब आकर बोला, क्या बात है, आप लोगों को किसी मदद की ज़रूरत है? जी हाँ, हमें रहने के लिए होटल नहीं मिल रहा। तुम लोगों का बजट क्या है? उस आदमी ने अंग्रेजी लफ्ज़ बोला तो हम हैरान हो गए। यहाँ पर वादी के बाकी लोग कुछ और तरह से बोल रहे थे। इस आदमी का लहजा मुख्तलिफ था। हमने उसे बताया कि बजट की फ़िक्र नहीं है, हमें रहने के लिए कमरा चाहिए। बोला कि यहाँ पर बहुत सारे लोग होटल की बजाय घरों के कमरे में रहते हैं। अगर तुम लोग मुनासिब समझो तो मेरे घर चलो। मैंने भी 2-3 लोगों को अपने घर में स्टे दिया हुआ है। मैं वहाँ पर तुम लोगों को रहने के लिए जगह और खाना पीना भी मुहैया कर पैसे ही दे देना, पर तुम लोगों को सब सहूलियात घर वाली मिलेंगी। उसने ये बात मुस्कुरा कर कही थी। हमें अच्छा लगा कि चलो कोई तो मेहमान नवाज इंसान नजर आया जो कि इस मुश्किल घड़ी में हमारी मदद करने को तैयार है। वो आदमी हमारे साथ ही गाड़ी में बैठ गया और हमें अपने घर ले गया। इस आदमी का घर बहुत ही खूबसूरत जगह पर वाक़ था। हमने गाड़ी की लाइट में देखा, आसपास केले के बहुत सारे दरख्त थे। सहन में केले के पत्ते बिखरे पड़े थे। मेरे शौहर को केले बहुत पसंद थे। वैसे भी वो जिम वगैरह भी बहुत करते थे, तो वो फलों का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करते थे और कभी कभार तो उनको देखकर लगता जैसे ये रोटी की जगह भी फल खाते हैं। बहरहाल हम लोग ऊपर वाले कमरे में आ गए। इस आदमी ने हमें कहा कि तुम लोग इस कमरे में सो सकते हो। सुबह मैं तुम लोगों को 6 बजे नाश्ता देने के लिए आऊँगा। हम लोग उस कमरे में आए तो मुझे ये कमरा अजीब सा लगा। कमरे में केलों की खुशबू आ रही थी। लगता कुछ हो ना हो, केले बहुत ज़्यादा हैं। खैर से मैंने अपने शौहर से कहा कि मैं सोने लगी हूँ, मुझे बहुत नींद आई थी। पर उनके चेहरे पर परेशानी इस कदर थी कि मैं बता नहीं सकती। मैंने पहली बार अपने शौहर को इतना परेशान देखा था। उन्हें इस तरह फिक्रमंद देखकर मैं भी परेशान हो गई। कहा कि क्या बात है? बोले कि इस कमरे में 2 दरवाजे हैं। समझ नहीं आता कि एक दरवाजे को तो मैं अंदर से बंद कर लूँगा, लेकिन दूसरे दरवाजे की कुंडी नज़र नहीं आ रही। वो आदमी भी सोने के लिए चला गया है। मुझे अच्छा नहीं लग रहा कि मैं तुम्हें इसी तरह सोने के लिए कह दूँ और ये कमरा भी गैर महफूज हो। तो फिर क्या करना पड़ेगा? मैंने अपने शौहर से कहा। करना क्या है? बस हम ऐसा कर लेते हैं कि इस दरवाजे को खोल कर देखते हैं आगे क्या है। अभी हम जाग रहे हैं, सो गए तो सोया हुआ इंसान मौत के करीब होता है। हमें क्या पता कि कोई यहाँ आकर क्या कर जाए। फिर मेरे शौहर ने उस कमरे के दरवाजे को खोलने की बहुत कोशिश की। बिलाखिर वो आगे एक और कमरा था जिसमें कदरे अंधेरा था। हमने टॉर्च लगाकर देखा, वो कमरा केलों से भरा हुआ था। अरे इसमें तो कुछ भी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ केले पड़े हैं। मेरे शौहर ने हंसकर कहा, बस सही है, इस कमरे में सिर्फ केले पड़े हैं जिनसे हमें कोई खतरा नहीं। रात को भूख लगी तो मैं उठकर यही केले खा लूँगा। मैंने सुना है कि देसी केले बहुत मज़ेदार होते हैं और वैसे भी मुझे नहीं लगता कि मैं यहाँ का खाना पसंद करूँगा, इसीलिए मैं ये केले खाकर गुजारा कर लूँगा। मैं अपने शौहर की बात सुनकर मुतमईन हो गई थी। वैसे भी मेरा बिल्कुल भी दिल नहीं चाह रहा था कि मैं कोई और काम करूं। मुझे सिर्फ नींद आ रही थी। मैं सोने के लिए लेट गई। सुबह मेरी आंख खुली तो मेरे शौहर ने मुझे एक अजीब बात बताई। कहने लगे कि हमारा दरवाज़ा बाहर से बंद है और मैं अभी तक सोच रहा था कि उस आदमी को इतनी भी तमीज़ नहीं कि 2 लोगों को कमरे में बंद करके न जाने कहाँ चला गया। कमरे में बंद करके न जाने कहाँ चला गया। हम ये बातें कर ही रहे थे कि कमरे के दरवाजे के खुलने की आवाज़ आई। हम उठकर चौकन्ने होकर बैठ गए। मैंने भी चादर ले ली। वही आदमी कमरे में दाखिल हुआ। उसने बड़ी सी ट्रे उठाई हुई थी। ट्रे में चाय वगैरह थी और नाश्ता भी रखा हुआ था। आदमी के चेहरे पर अजीब सी वहशत छाई हुई थी। मुझे वो कुछ ठीक नहीं लगा था। मेरे शौहर से कहने लगा कि
आप लोग नाश्ता कर लें, फिर घूमने फिरने चले जाइएगा। अभी मैं भी घर से निकल रहा हूँ, आप लोगों को चाबी दे जाऊंगा। आप लोग खुद ही आकर कमरे का दरवाज़ा खोलकर अपनी चीज़ें उठा लेना। हमने उसकी बात पर कोई एतराज़ नहीं किया, लेकिन ये बात अजीब थी कि उसने हमारे कमरे के दरवाजे को बाहर से बंद किया था। इसी बात पर मेरे शौहर भी काफ़ी ज़्यादा फ़िक्र में थे। खैर मैं तो नाश्ता करने लगी, पर मेरे शौहर ने कहा कि मैं नाश्ता नहीं करूँगा, तुम खाना खाओ, मैं उस कमरे से जाकर केले ले आता हूँ, मैं केले खाकर गुजारा कर लूँगा। ये पराठे और घी वाली चीज़ें मुझे हरगिज़ पसंद नहीं। मैं उनकी पसंद नापसंद को अच्छी तरह समझती थी, इसीलिए मैं तो नाश्ता करने लगी, जबकि वो खुद जाकर उस कमरे से 2-3 केले उठा लाए। हमने कमरे का दरवाज़ा अंदर से बंद कर रखा था, लेकिन मुझे अजीब सा खौफ था। ऐसा लग रहा था जैसे कुछ बहुत गलत होने जा रहा है, पर मैंने अपने शौहर को ये बात महसूस नहीं होने दी। मैंने नाश्ता किया। नाश्ते के बाद मुझे याद नहीं कि क्या हुआ, शायद मुझे गहरी नींद आ गई थी। जब मेरी आंख खुली तो मेरा शौहर मेरे पास ही बैठा था। एहसान कहने लगे कि तुम्हें सोए हुए 2 घंटे गुजर चुके हैं। मैंने आंखें फाड़कर उनकी तरफ देखा। हैं, 2 घंटे? मैं कैसे सो गई? मैं तो अभी अभी जागी थी, नाश्ता किया था मैंने बस। हाँ, नाश्ता ही किया था तुमने, लेकिन लगता है बहुत लजीज खाना था जिसे खाकर तुम्हें नींद आ गई। इन्होंने संजीदा लहजे में कहा। इनके लहजे में तंज भी था। मुझे अपने शौहर का नाराज़ होना बिल्कुल सह था। खैर मैं अपनी जगह से उठी। मैंने देखा मेरे शौहर ने कमरे का दरवाज़ा अंदर से कुंडी लगाकर बंद कर रखा था और कुछ भारी चीज़ें भी दरवाजे के आगे रखी हुई थीं। थोड़ी देर के बाद दरवाज़ा बजने लगा। मेरे शौहर ने अंदर से पूछा, क्या बात है? वही आदमी था जो कि हमें नाश्ता देने आया था। बोला कि आप लोगों ने घूमने फिरने नहीं जाना क्या? मेरे शौहर ने कहा कि हाँ, जाना तो है। बोला कि फिर दरवाज़ा खोल लो, मैंने तुम्हें कुछ चीज़ें देनी हैं। यहाँ घूमने फिरने के लिए तुम्हें एक पानी की बोतल की ज़रूरत पड़ेगी। मेरे शौहर ने कमरे का दरवाज़ा खोला। वो आदमी वाकई में पानी की बोतल लिए खड़ा था। बोला कि इसे अपने साथ रखना। हमने उससे पानी की बोतल ले ली। मेरे शौहर ने मेरी तरफ अजीब से अंदाज में देखा और फिर कहने लगे, आओ चलो उस कमरे में चलते हैं, मुझे भूख लग रही है, मैं मज़ीद केले खाना चाहता हूँ। मुझे अपने शौहर की हर बात अजीब लग रही थी। अभी अभी तो इन्होंने केले खाए थे, ऐसी भी क्या खाए थे, ऐसी भी क्या भूख के वो बार बार केले ही खाए जा रहे थे। खाली नाश्ता भी तो कर सकते थे। खैर हम लोग फिर से उस कमरे में चले गए। मेरा शौहर उन केलों को हटा हटा कर देखने लगा। वो केले इस कदर ज़्यादा थे कि पूरे कमरे में बस केले ही केले नजर आ रहे थे। मेरा शौहर मशकूक अंदाज में नजरें घुमा रहा था। इसने मुझे कहा कि तुम केलों को तय करके एक तरफ रखना शुरू कर दो। मैंने कहा, ये क्या बात हुई, ये हमारा काम तो नहीं है। इन्होंने मुझे खामोश रहने का इशारा किया और बोले, जो मैं कह रहा हूँ वही करो। मैं केले उठा उठा कर एक तरफ रखने लगी। मैं तो हमेशा से उनकी फर्माबरदार बीवी थी, कभी सवाल या जवाब नहीं किया कि मुझे ये काम करने को क्यों कह रहे हैं। केले उठाते हुए मुझे 10 मिनट ही गुजरे थे कि मेरी नज़र एक इंसानी उंगली पर पड़ी। ये देखकर मेरे तो होश ही उड़ गए थे। मैंने बेयकीनी से उनकी तरफ देखा, वो भी उसी तरफ देख रहे थे। हमने देखा ये एक इंसानी पाँव की उंगली थी। मज़ीद केले हटाने पर हमें मालूम हुआ कि वो एक इंसानी पाँव था। हमने उसे पकड़कर खींचा। मेरी चीख निकलने लगी थी कि एहसान ने मेरे मुंह पर हाथ रख दिया। वो एक लड़की थी, जवान लड़की की लाश, जिसे केलों में दबा दिया गया था। लड़की बहुत खूबसूरत थी, उसके जिस्म पर किसी किस्म का कोई निशान नहीं था, बस उसे यहाँ पर फेंक दिया गया था। ऐसा लगता था जैसे कि ये किसी लड़की की कब्र हो। ये कमरा कब्र से कम मालूम नहीं होता था। ये तो अब मुझे कोई भूतिया कहानी मालूम होने लगी थी। मैंने अपने शौहर से कहा कि ये लड़की की लाश यहाँ कैसे आई। कहने लगे कि तुम ऐसा करो, कमरे की लाइट ऑन करो, मैं देखता हूँ कि क्या मामला है। मैंने फौरन झटपट कमरे की दीवार पर हाथ मारा। मेरा हाथ बिजली के स्विच पर लगा। हाथ लगते ही कमरा रोशनी में नहा गया। खुशकिस्मती से उस वक्त बिजली थी। मैंने देखा पूरे कमरे में केले ही पड़ी थी। ऊपर तकरीबन 1-2 मन केले रखे गए थे। लड़की की लाश से भी अब बदबू आने लगी थी। लाश काफी पुरानी मालूम होती थी। मुझे ये बात बहुत अजीब लगी। मैं रोने लगी। मेरे शौहर ने कहा कि तुम अपना मुंह बंद रखना, अब हमें यहाँ से जल्दी निकलना होगा, क्योंकि मुझे लगता है हम गलत जगह पर आ गए हैं। अभी हम ये बातें कर ही रहे थे कि मेरी नज़र पीछे खड़े आदमी पर पड़ी। मैं तो अपनी जगह पर सुन होकर रह गई। ये आदमी कोई और नहीं बल्कि वही इंसान था जिसने हमें रात को पनाह दी थी, पर इस वक्त वो बहुत ज़्यादा वहशतज़दा लग रहा था। उसकी आंखें लाल सुर्ख हो रही थीं, जबकि कद भी मामूल से ज़्यादा लंबा लग रहा था। रात को तो मैंने उसे ठीक से देखा नहीं था। वो हमारी गाड़ी में बैठकर हमें यहाँ तक ले आया था, पर अभी उसके खुदखाल वाज़ेह हो रहे थे।
वो बहुत खतरनाक आदमी मालूम होता था और मेरे शौहर के ऐन पीछे खड़ा था। इससे पहले कि वो अपने हाथ में उठाई बर्छी सर पर मारता और उन्हें बेहोश करता, मैंने जोरदार चीख मारी। मेरा शौहर सेकंड के 1000वें हिस्से में पीछे पलटा। उस आदमी पर नजर पड़ते ही उसके हाथ से बर्छी छीनी, उसकी पेट में एक जोरदार लात रसीद की और मुझे यहाँ से निकलने का कहा। मैं तो बहुत डर गई थी, मुझसे हिला भी नहीं जा रहा था। इन्होंने मेरा हाथ पकड़कर बाहर खींचा। वो आदमी अपना सर मलता हुआ उठा और हमारे पीछे भागा। मेरे शौहर ने मुझे गाड़ी तक भागने का कहा। हम अपना मोबाइल फ़ोन भी नहीं उठा सके थे। मैं भागती हुई नीचे पार्किंग एरिया में पहुंची, जहां पर हमने अपनी गाड़ी को पार्क कर रखा था। गाड़ी लॉक थी। मेरे शौहर ने चाबी मुझे दूर से ही फेंकी। मैंने गाड़ी को खोला और गाड़ी में बैठ गई। आधे मिनट में मेरा शौहर भी मेरे करीब पहुंच चुका था। वो भी आकर गाड़ी में बैठे। इतने में वो आदमी भी हमारे पीछे पीछे पहुंच गया। इससे पहले कि वो हमें कुछ कहता, मेरे शौहर ने गाड़ी का दरवाज़ा मजबूती से बंद कर दिया। हमें कुछ कहता, मेरे शौहर ने गाड़ी का दरवाज़ा मजबूती से बंद कर दिया और गाड़ी लॉक हो गई। उस बदबख्त ने वहीं से एक छोटा सा पत्थर उठाया और पिछले शीशे पर दे मारा। गाड़ी का शीशा टूट गया। उसका हाथ हम तक पहुंचते पहुंचते रुका। शौहर ने गाड़ी स्टार्ट कर दी और हम वहां से गाड़ी भगाने में कामयाब हो गए थे। मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा था, आंखों से आंसू बह रहे थे। मुझे अपना शौहर वाकई में कोई हीरो मालूम हो रहा था। अब मसला ये था कि हमारे पास मोबाइल फ़ोन भी नहीं था। मेरे शौहर के पास एक छोटा फ़ोन हमेशा जेब में रहता था। इस फ़ोन से सिर्फ कॉल ही हो सकती थी। इन्होंने मुझे फ़ोन पकड़ाया और बोले, इस नंबर पर कॉल मिलाओ। मैंने कॉल मिलाई। मुझे करीबी पुलिस स्टेशन का पता मालूम हो गया। मैंने अपने शौहर को बताया। ये पूछते पाछते पुलिस स्टेशन तक पहुंच गए थे। मैं अभी तक उस वाक़े के ज़ेरे असर थी। मुझे रह रहकर केलों वाली वो लाश याद आ रही थी जो कि हम ये कोई बुरा ख्वाब या हादसा था जो कि होते होते रह गया। मैं अपने शौहर की गाड़ी में ही बैठी हुई थी। मेरे शौहर ने कहा कि तुम भी मेरे साथ अंदर थाने में चलो, हमें यहाँ पर रिपोर्ट करने की ज़रूरत है। जो हमारे साथ हुआ वो कोई आम बात नहीं थी, ज़रूर इसके पीछे कोई पूरी कहानी होगी। वो आदमी तो मुझे शुरू से ही ठीक नहीं लग रहा था। मैं अपने शौहर के साथ अंदर स्टेशन तक आई। मेरे शौहर ने पुलिस को बयान देने की कोशिश की। पुलिस वाला बोला, साहब आप भी अजीब बातें करते हैं। ये इलाका बहुत पुरअमन है। यहाँ पर लोगों की अजीबो-गरीब रस्में हैं। ये केलों में ही अपनी लाशों को दफन करते हैं। हो सकता है कि आपने कोई कब्र देख ली हो और अब आप आकर हमारा दिमाग खा रहे हैं। पुलिस वाला बड़ा गुस्से में लग रहा था। केले में लाश तो कोई भी दफन नहीं करता। मेरे शौहर की बात सुनकर वो आदमी हंसा और बोला, अरे साहब आप तो शहर से आए हैं, लगता है कि आपके पास बहुत पैसा है जो आप यहाँ पर घूमने फिरने आ गए। वैसे ये घूमने फिरने वाला इलाका नहीं है, वो यहाँ से 4 किलोमीटर के फासले पर है। आप लोग गलत जगह पर रुके हैं। लेकिन आपकी मालूमात के लिए बता दूं कि यहाँ पर लोगों के अजीबो-गरीब रस्म रिवाज हैं, इसलिए आप इन मामलात में ना ही पड़ें तो अच्छा है। वैसे उस आदमी का नाम क्या था? मैं उसे बुलाकर पूछ लूंगा कि वो ये मामला क्यों कर रहा है। ऐन मुमकिन है कि वो उसकी अपनी बेटी या फिर कोई करीबी अजीज़ा हो। ये लोग अपनी लाशों के साथ तरह तरह का सलूक करते हैं। मैं पुलिस वाले की बात सुनकर ज़रा भी मुतमईन नहीं थी, पर मुझे लग रहा था जैसे कोई बहुत बड़ी कहानी है जो कि खुलने का इंतज़ार कर रही है। मेरे शौहर ने उस पुलिस वाले से और कुछ भी नहीं कहा। बोले कि हाँ, हो सकता है ये मेरा वहम ही हो। मैं हैरान थी कि वो इतनी बड़ी बात को वहम कैसे कह रहे हैं। मुख्तसर ये कि हम पुलिस स्टेशन से निकले। मेरे शौहर ने मुझसे कहा कि हमें अब घर जाना होगा, यहाँ पर रहने का कोई फ़ायदा नहीं है। मुझे ज़रूरी काम पड़ गए तो मैं घर छोड़कर मुझे वो काम करने भी निकलना है। मैं बहुत मायूस हो चुकी थी। अब मज़ीद घूमने फिरने का दिल भी नहीं रहा था। मेरे साथ जो वाक़या और हादसा हो चुका था, उसके बाद मुझे अपना घर ही जन्नत लगने लगा था। हम लोग तकरीबन अगले ही दिन वापस घर आ गए। घर पहुँचे तो मेरा चेहरा उतरा हुआ था। मेरी सास ने मुझसे पूछा तो मैंने उन्हें सारी कहानी मनो-अन सुना दी। वो अपने सर को हाथ मारकर बोलीं, मुझे पता था कि तुम लोगों के साथ यही कुछ होगा, क्योंकि तुम लोग जिस वक़्त निकले थे वो कोई अच्छा वक़्त नहीं था। एक दिन बाद में चले जाते तो ये सब ना होता। अब घूमने फिरने से भी रह गए और दिन भी बर्बाद हो गया। देखो, इससे बुरी कोई बात हो सकती है भला? मेरी सास का मूड बड़ा ख़राब था। मैंने किसी बात का बुरा नहीं मनाया। मैं वापस कमरे में आई तो मैंने देखा मेरा शौहर केले के छिलके हाथ में लिए उन्हें घूर रहा है। मुझे अब उन केले के छिलकों से वहशत होने लगी थी। मैंने कहा, ये आप क्या कर रहे हैं? कहत होने लगी थी। मैंने कहा, ये आप क्या कर रहे हैं? कहने लगे कि मैं जो भी कर रहा हूँ, मैं इस मामले की तह तक पहुँचना चाहता हूँ। वहाँ पर जो लड़की थी वो कौन थी? वो आदमी कौन था? तुम न होती तो मैं उससे अच्छी तरह निमट लेता, लेकिन इंसान के साथ औरत हो तो वो किसी से लड़ भी नहीं सकता।
میرے شوہر نے غصے سے کہا، کیلے کا چھلکا ہاتھ میں لیے بیٹھے ہیں، اس سے کیا ہوگا، پھینک دیں اسے، مجھے وحشت ہو رہی ہے۔ میری بات سن کر وہ بولے، میں چپ نہیں بیٹھوں گا، جا کر اس معاملے کی چھان بین کروں گا اور دیکھوں گا کہ وہ آدمی کون تھا اور اس نے اس لاش کو کیلے کے چھلکوں میں کیوں دبا رکھا تھا۔ اچھا، جانا ہے تو پھر چلے جائیں، یہ نہیں کہ اپنی بیوی کو وقت دے دیں۔ اتنے بڑے حادثے کے بعد آپ کو مجھے اکیلے نہیں چھوڑنا چاہیے۔ تم فکر نہ کرو، تم ایک فوجی کی بیوی ہو اور بہادر ہو۔ میرے شوہر نے یہ کہا اور گھر سے نکل گئے۔ میں تو بس انہیں منع کرتی ہی رہ گئی۔ تقریباً 2-3 دن گزر چکے تھے انہیں گئے ہوئے۔ میں ان کا چوتھے دن میرے شوہر دن کے تقریباً 2 بجے گھر آئے۔ ان کے چہرے پر خوشی کے پھول کھلے ہوئے تھے، وہ کافی تر و تازہ لگ رہے تھے۔ میں نے پوچھا کہ کیا بات ہے، آپ کس کے ساتھ گھومنے پھرنے گئے تھے؟ مجھے تو لگتا ہے کہ آپ اپنی کسی محبوبہ کے پاس گئے تھے۔ یہ سن کر وہ زور سے ہنسے اور بولے، تمہیں پوری بات بتاتا ہوں، سن کر تم بھی خوش ہو جاؤ گی۔ میں اپنے شوہر کے پاس بیٹھی، اب ان کے چہرے پر پہلے کی طرح ہنسی نہیں سنجیدگی تھی۔ بولے کہ میں اس آدمی کے پیچھے ہی گیا تھا، مجھے یاد تھی وہ گھر بھی۔ اس دن میں نے پولیس کو اپنا تعارف نہیں کروایا تھا کہ میں فوج سے تعلق رکھتا ہوں، لیکن پچھلے 2 دنوں سے میں نے اپنی شناخت کا بھرپور استعمال کیا، اور پھر پولیس کو لے کر جب اس آدمی کے گھر تک پہنچا تو وہ پہلے ہی چوکنا ہو چکا تھا۔ اسے معلوم تھا کہ میں نے جو کچھ دیکھ لیا ہے اب میں کہیں نہ کہیں جا کر کسی کو ضرور بتاؤں گا۔ اس نے اس بات کو دبانے کی بہت کوشش کی، وہ لاش بھی غائب کر دی تھی جو کہ کیلوں کی رکھی تھی، لیکن پھر جب پولیس نے اس سے تفتیش کی تو اس نے سبھی کچھ اگل دیا۔ میں تو حیران ہی ہو گیا یہ جان کر کہ وہ کیلاشی نہیں تھا۔ کیلاشی لوگ واقعی میں بہت پرامن ہوتے ہیں، اور چترال کا پورا صوبہ ہی امن کی وادی ہے، اور یہاں پر جو کچھ غلط ہوتا ہے وہ باہر کے لوگ آ کر کرتے ہیں، کیونکہ یہاں رہنے والے لوگوں کو نہ ہی دولت کی ہوس ہے اور نہ ہی وہ ایسے کاموں میں ملوث ہیں۔ وہ آدمی ایک ایسا انسان تھا جو نفسیاتی طور پر بیمار تھا، یہاں آ کر کافی عرصے سے رہ رہا تھا۔ اس نے کیلاشی لوگوں کو کافی بدنام بھی کیا ہے۔ یہاں کے رسم و رواج تھوڑے عجیب ہیں، پر اس نے ان کا بھرپور فائدہ اٹھایا اور نوجوان جوڑوں کو یہاں پر اپنے گھر میں گھیر کر لے آتا، اور پھر رات ہوتی تو عورت کے ساتھ موجود آدمی کو موت کے گھاٹ سلا کر اس عورت کو اپنی تسکین کے لیے استعمال کرتا، بعد میں یہ اس کو بھی مار دیتا تھا۔ خدا جانے آدمی کی لاش اس نے کہاں پھینکی، پر کچھ دن پہلے ہی کہ بیوی غائب ہوئے تھے۔ لوگوں نے یہی سمجھا کہ وہ شاید واپس اپنے شہر چلے گئے ہوں، پر یہاں کی پولیس کو شک تھا کہ وہ جوڑا یہیں کہیں موجود ہے۔ تفتیش کے بعد اس علاقے میں کسی قسم کا کوئی ثبوت نہیں ملا تو پولیس نے بھی کوشش کرنا چھوڑ دی۔ ان بیچاروں کا بھی ان کا کوئی زیادہ بات چیت کرنے والا بھی نہیں تھا، ہوتا بھی تو وہ پنجاب سے خیبر پختونخوا میں آ کر کیسے پولیس کے ساتھ بات چیت کرتے اور اس سارے معاملے کو نپٹاتے۔ میاں بیوی گم ہو چکے تھے اور اس بات کا سراغ نہیں مل سکا کہ وہ کہاں گئے تھے۔ وہ لڑکی جو ہم نے کیلوں کے جھڑ میں دیکھی تھی وہ اسی آدمی کی بیوی تھی جو کچھ دن پہلے گم ہوا تھا۔ وہ بیچارہ پنجاب سے تعلق رکھتا تھا اور گھومنے گھمانے کے چکر میں اپنی جان کی بازی ہار بیٹھا۔ اس دن ہمیں بھی اس نے اسی نیت سے بلایا تھا، لیکن میں چوکنا ہو گیا تھا اور اس بات کا احساس اس آدمی کو بھی تھا، اسی لیے اس نے ہمیں ناشتہ لا کر دینے کی کوشش کی۔ مجھے تو وہ ناشتہ بھی ٹھیک نہیں لگ رہا تھا، شاید اسی لیے ناشتہ کرتے ہی تمہیں نیند بھی آ گئی تھی۔ اگر میں بھی سو جاتا تو خدا جانے کیا ہوتا، اور ہم نے بہت بڑی غلطی کی جو کھلے دروازے کے ساتھ اس کیلوں والے کمرے میں چلے گئے۔ ہمیں چاہیے تھا ہم یہ کام دروازہ بند کر کے کرتے تاکہ اس آدمی کو شک نہ ہوتا اور پھر آرام سے وہاں سے نکل آتے، لیکن قسمت میں جو لکھا تھا وہ ہو کر رہا۔ میں اپنے شوہر کی باتیں سن کر خاموش ہو گئی، مجھے اور زیادہ ڈر لگنے لگا۔ پہلے تو مجھے یہ بس ایک عام سی کہانی لگ رہی تھی، پر اس کے پیچھے چھپا جرم سن کر میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے اور میں نے ہمیشہ کے لیے توبہ کر لی کہ ایسی کسی جگہ پر رات کے وقت کبھی سفر نہیں